नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे थे भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने अब तक पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह रहेगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की विशेषता क्या है, कहाँ कहाँ से हमें औजार मिले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इससे पहले हमने पूरा पाषाण काल देखा है, उसके बाद उसके 3 भाग पढ़े हमने। मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया है। अलग अलग दिन का समय है, पत्थरों के औजार मिलते हैं, उनमें नए नए आविष्कार होने शुरू हो गए हैं। पत्थरों ने शानदार रूप ले लिया है, बढ़िया औजार बने हो गए हैं। इससे पहले के औजार थे, चाहे वो मध्यकाल है या फिर पूरा पाषाण काल है, तो वहाँ औजार भद्दे होते थे, लेकिन यहाँ परिष्कृत रूप ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुम्हार ने चाक का आविष्कार भी कर लिया है और हाथ निर्मित या चाक निर्मित बर्तन बनाने भी शुरू कर दिए हैं। अग्नि से मनुष्य परिचित हो गया है, तो यहाँ मानव ने काफ़ी विकास किया है। पत्थर के औजार भी परिष्कृत रूप में हमें मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं नवपाषाण काल। इसका जो समय बताया गया है, इसका समय निर्धारित किया गया है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 4000 ईसा पूर्व से इसका समय 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इस समय जो औजार मिले हैं, यहाँ से जो हमें प्रमुख औजार मिलते हैं वो मिलते हैं पॉलिशदार। जितने भी औजार मिले हैं उन पर लगभग पॉलिश है। पॉलिशदार मुख्यतः कुल्हाड़ी मिली है, पॉलिशदार कुल्हाड़ी मिली है, वसूला मिला है, तिरागर मिला है, औंखली मिली है और मुसल मिला है। पत्थर के सारे औजार पत्थर के हैं। यहाँ से इस प्रकार के हमें औजार मिलते हैं नवपाषाण काल से। इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो किया गया है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लेकिन भारत में नवपाषाण की शुरुआत होती है 4000, लेकिन विश्व में देखें तो नवपाषाण काल की जो शुरुआत होती है विश्व स्तर पे, नवपाषाण काल की शुरुआत तो वो मानी गई है 9000 ईसा पूर्व। लेकिन भारत में अपवाद स्वरूप हमें एक स्थान मिलता है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ का जो समय माना गया है, मेहरगढ़ उसका समय माना गया है 7000 ईसा पूर्व। मात्र एक स्थान मिलता है जिससे हमें नवपाषाण कालीन संबंधित जानकारी मिलती है। वैसे भारत में नवपाषाण काल का जो समय निर्धारित किया गया है वो किया गया है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब क्वेश्चन ये है कि जो नवपाषाण शब्द है ये किसने दिया? नवपाषाण जो शब्द है इस युग के लिए, नवपाषाण इस शब्द का उपयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था, जिसने भारत के प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जॉन लुबाक ने, नाम है जॉन लुबाक। इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसमें जॉन लुबाक ने इस काल के लिए नवपाषाण शब्द दिया। नवपाषाण शब्द का इन्होंने उपयोग किया, तो नवपाषाण शब्द देने वाले थे जॉन लुबाक। इसके एक साथी थे या एक और विद्वान थे, नाम था गार्डन चाइल्ड ने इस समय को अन्य
संस्कृति कहा, इस समय को अन संस्कृति कहा। ये अन संस्कृति का काल है या फिर नवपाषाण क्रांति काल है। इन्होंने गार्डन चाइल्ड ने ही नवपाषाण क्रांति काल भी कहा है, नवपाषाण क्रांति काल भी कहा है। यहाँ से जितने भी हमें औजार मिलते हैं पॉलिशदार है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले ये जो औजार है इनकी खोज किसने की, या जो औजार है इनको कितने भागों में बांटा। तो सबसे पहले हम देख लें कि ये जो औजार है नवपाषाण काल के औजार है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। नवपाषाण काल के औजारों को 78 भागों में बांटा गया है, 78 भागों में बांटा गया है नवपाषाण काल के औजारों को। और ये जो 78 प्रकार है ये करने वाले थे प्रसिद्ध विद्वान रॉबर्ट ब्रोसफुट। इन्होंने 78 भागों में नवपाषाण काल के औजारों को विभाजित किया है। इसमें भी 78 में इन्होंने 2 प्रकार रखे हैं। 78 में इन्होंने 41 प्रकार के चमकीले पत्थर बताए हैं और 37 प्रकार के भद्दे अपरिष्कृत, इस प्रकार के इन्होंने 78 प्रकार के औजारों में नवपाषाण काल के उपकरणों को इन्होंने विभाजित किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले किस विद्वान को औजार मिले। तो हम बात करें, जब हम अध्ययन कर रहे थे पूरा पाषाण काल का, उससे पहले कि सबसे पहले औजार किसे मिले या पाषाण के जो उपकरण थे किसे मिले, तो 1842 कर्नाटक में स्थान है एक लिंगसूसूर। लिंगसूसूर से 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज को सबसे पहले नवपाषाण काल के औजार मिले। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को औजार मिलते हैं तो वो थे डॉक्टर प्राइमरोज, जिन्हें 1842 में कर्नाटक के लिंगसूसूर से नवपाषाण कालीन औजार मिले। इसके बाद 1860 में ले मंसूरिये, 1860 में ले मंसूरिये को उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी से पाषाण उपकरण मिले। इन्हें टॉन्स नदी घाटी यूपी, यहाँ से पॉलिशदार पाषाण उपकरण मिले, जिसमें कुल्हाड़ी है और भी जैसे उपकरण हैं वो मिले हैं। मुख्यतः कुल्हाड़ी उपकरण यहाँ ज़्यादा मिलता था। पॉलिशदार उपकरण काफ़ी प्रकार के मिले हैं, पॉलिशदार पत्थर के औजार यहाँ मिले हैं। तो यहाँ इन्हें भी पॉलिशदार उपकरण यहाँ से मिले हैं। टॉन्स नदी की घाटी है ले मंसूरिये को। इसके बाद जो उपकरण हैं इनकी अगर हम बात करें तो एक स्थान हमें मिलता है क्वेटा, ये मिलता है पाकिस्तान। इसकी जो विशेषता है पत्थर की नींव है, विशेष प्रकार के पत्थर की नींव ऊपर मकान बनाए गए हैं, पत्थर की नींव है ऊपर मकान बनाए गए हैं, ये इनकी विशेषता है। और यहाँ हमें एक विशेषता और मिलती है क्वेटा से, यहाँ से हमें टोकरी छाप मर्द भांड भी मिलते हैं, ये भी यहाँ की विशेषता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें एक स्थान और मिलता है, नाम है रानागुंडई। यहाँ से हमें पाषाण उपकरणों के साथ साथ रानागुंडई स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ हमें एक घोड़े का ऊपर का चौघड़ मिला है या ऊपर के 4 दांत मिले हैं, घोड़े के अवशेष, ये इसको मान सकते हैं घोड़े के अवशेष। अब यहाँ कुछ एक विशेषता, जैसे टॉन्स नदी में हमें औजार मिले हैं, क्वेटा घाटी में पाकिस्तान में है, पत्थर की नींव मिली है। इसके अलावा रानागुंडई से घोड़े के अवशेष भी हमें मिलते हैं। प्रमुख जो स्थान हैं नवपाषाण काल से संबंधित उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख स्थानों की अगर हम बात करें तो पहला जो स्थान हमें मिलता है वो मिलता है मेहरगढ़। समय रहता है 7000 ईसा पूर्व, अवस्थित है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी
1968 में। बलूचिस्तान की खोज 1968 में खोज की थी सरदार बख्श ने। सरदार बख्श ने इसकी खोज की थी। सरदार बख्श ने इसकी खोज की थी। 1974 में एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद आए थे, नाम था जॉर्जिच या जॉर्जिच, इन्होंने उत्खनन करवाया 1974 में। 1974 में इसका उत्खनन करवाया गया जॉर्जिस द्वारा या जोरिस द्वारा, इन्होंने उत्खनन किया। उत्खनन में यहाँ से जो हमें अवशेष मिलते हैं, यहाँ से जो हमें जानकारी मिलती है, बड़ी ही शानदार जानकारी मिलती है। यहाँ से जो हमें जानकारी मिलती है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान 7000 ईसा पूर्व का समय है। 1968 में सरदार बख्श ने इसकी खोज की थी, उत्खनन किया था 1974 में जोरिज ने। यहाँ से जो हमें अवशेष मिलते हैं, उनमें सबसे पहले जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं कृषि के साक्ष्य। भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में अगर कहीं से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं तो वो स्थान है मेहरगढ़ बलूचिस्तान। कृषि में यहाँ हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं गेहूं व कपास के। विश्व का पहला स्थान भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, जहाँ से हमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं, एक प्रमाण ये। दूसरा, यहाँ हमें कब्र में कुछ प्रकार की कब्र मिली है। कब्र में मानव के साथ बकरे को दफनाया गया है, ये भी हमें मिला है। मानव के साथ बकरे को दफनाया गया है और मनुष्य के साथ खाद्य सामग्री ये भी डाली गई है। इसके अलावा तांबे के मनके ये भी हमें कब्र में मिलते हैं। यहाँ कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि में गेहूं या कपास मिलता है। इसके अलावा कब्र में मानव को बकरे के साथ दफनाया गया है, खाद्य सामग्री मिलती है, तांबे के मनके मिलते हैं। तो ये सबसे प्राचीन स्थान जहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन वर्तमान जो शोध हुआ है, वर्तमान एक स्थान है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर विशेष में देखें कि संत कबीर नगर जो स्थान है, संत कबीर नगर, ये स्थान हमें मिलता है यूपी में। और संत कबीर नगर के पास एक स्थान है लहुरा देव से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इनका समय निर्धारित किया गया है 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। तो यहाँ हम मान रहे हैं कि जो मेहरगढ़ है, कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लेकिन नए शोध के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थान है संत कबीर नगर, जहाँ एक स्थान मिला है लहुरा देव, और यहाँ से हमें 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब यह स्थान भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन स्थान माना गया है। इसके बाद एक स्थान हमें मिलता है 6000 ईसा पूर्व का कोल्डीवा इलाहाबाद। यहाँ से भी हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, अन्न के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य स्थानों की, इससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। नवपाषाण काल समय रहता है 1000 ईसा पूर्व। मुख्य औजार जो मिलते हैं, पोलिसदार कुल्हाड़ी मिलती है। मुख्यतः जितने भी औजार है, पोलिसदार कुल्हाड़ी मिलती है, वसूला है, तिरागर है, औंखली है, मूसल है, और एक और रह गया आरियाँ, पत्थर की आरियाँ। ये भी यहाँ से हमें मिलती है, पत्थर की आरियाँ मिलती है। और इस प्रकार की आरियाँ हमें सिंधु घाटी सभ्यता का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी हमें आरियाँ मिलेगी, पत्थर की आरियाँ। इसके अलावा नवपाषाण जो समय है, विश्व में इसकी शुरुआत होती है नवपाषाण काल की, वो होती है 9000 ईसा पूर्व। मेहरगढ़ हमें जो स्थान मिलता है अपवाद स्वरूप एक स्थान जो 7000 ईसा पूर्व का है। नवपाषाण शब्द देने वाले व्यक्ति थे जॉन लुबाक, जिन्होंने तीनों युगों का नामकरण किया था, चाहे वो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था या फिर नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था, वो जॉन लुबाक, जिन्होंने नवपाषाण शब्द दिया, पुस्तक लिखी प्री हिस्टोरिक टाइम्स।
नवपाषाण शब्द गार्डन चाइल्ड ने इस संस्कृति को अन्य संस्कृति कहा है और इस समय को नवपाषाण क्रांति काल की संज्ञा दी है। नवपाषाण के औजार 78 प्रकार में बांटे हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्हें भारतीय प्राग इतिहास का जनक माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्होंने भारतीय उपकरणों को 78 भागों में विभाजित किया है, जिसमें 41 जो उपकरण हैं चमकीले हैं और 37 उपकरण हैं भद्दे प्रकार के। तो इन्होंने भारतीय उपकरणों को 78 भागों में विभाजित किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमें पाषाण उपकरण मिलते हैं वो मिलते हैं कर्नाटक में, स्थान है लिंगसूसूर, मिले थे प्राइमरोज को। इसके बाद 1840 में ले मैसूरिये, इन्हें उत्तर प्रदेश में टोंस नदी घाटी में पॉलिशदार उपकरण मिल रहे हैं। नालीदार पत्थर के उपकरण मिलते हैं, नालीदार उपकरण भी नहीं मिलते हैं। क्वेटा स्थान है पाकिस्तान में, यहाँ से पत्थर की नींव युक्त मकान मिले हैं, विशेष प्रकार के पत्थर हैं तरासे हुए। यहाँ से हमें टोकरी छाप मर्दभांड भी मिलते हैं। राना गुंडई स्थान से हमें घोड़े के अवशेष भी मिलते हैं। एक स्थान है कलात घाटी, कलात घाटी, यहाँ से हमें उपकरण मिले हैं गोल पत्थर, गोल पत्थर की नींव, गोल पत्थर की नींव मिली है जिस पर मकान बनाए गए हैं। इसके बाद जो प्रमुख स्थान है इसमें सबसे पहले में स्थान मिलता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ का समय निर्धारित किया गया है 7000 ईसा पूर्व, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये स्थान। इसकी जो खोज की थी वो की थी 1968 में सरदार बख्श ने, 1974 में उत्खनन किया था जोरिज ने। यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं 7000 ईसा पूर्व के। गेहूं में कपास के साक्ष्य मिले हैं और कपास विश्व में सर्वप्रथम, अगर कहीं विश्व में सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य मिलते हैं तो वो है मेहरगढ़। कब्र में मानव को बकरे के साथ दफनाया गया है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसे उसके साथ बकरे को दफनाया गया, ये साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। खाद्य सामग्री मिली है कब्र में, तांबे के मनके मिले हैं और यहाँ की जो कब्रें हैं अंडाकार कब्रें मिली है, अंडाकार कब्रें मिली हैं। नए शोध के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थान है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, जहाँ से स्थान मिला है लहुरा देव। और यहाँ से जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के कृषि के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब यह भारत में सबसे प्राचीन स्थान है जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। एक स्थान मिलता है 6000 ईसा पूर्व कोलडीहवा इलाहाबाद के पास, यहाँ से भी हमें अन्न के प्रमाण मिलते हैं। तो इससे आगे चलते हैं। नवपाषाण काल ये देख रहे थे। नवपाषाण काल मेहरगढ़ के बाद वैसे तो हमें स्थान मिला है क्वेटा है, दमसादात है, काफ़ी स्थान मिले हैं, राना गुंडई है, लेकिन प्रमुख जो स्थान हैं वो हमें कश्मीर से भी मिलते हैं। कश्मीर से भी हमें कुछ प्रमुख स्थान मिले हैं, जिनमें 2 स्थान हैं, एक बुर्जहोम है और दूसरा है, एक बुर्जहोम है और एक है गुफकराल। दूसरा स्थान मिलता है गुफकराल। दोनों जम्मू कश्मीर में हैं। दोनों की खोज की थी डी टेरा व पीटरसन ने। तो हम देख रहे हैं पहला स्थान बुर्जहोम, बुर्जहोम इसका उत्खनन शुरू हो गया था। उत्खनन किया था डी टेरा व पीटरसन ने। डी टेरा व पीटरसन ने इनका उत्खनन किया। बुर्जहोम शब्द का अर्थ है भूरज वृक्ष का घर, भूरज वृक्ष का घर।
ये जो स्थान है इनकी जो हमें विशेषता मिलती है, बड़ी ही अजीब विशेषता मिलती है। बुर्जहोम बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, नवपाषाण काल का बड़ा ही फेमस है। यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। बुर्जहोम, यहाँ से हमें गर्तावास मिलते हैं, गर्तावास या गड्ढे निर्मित घर, गड्ढे निर्मित मकान। मकान के रूप में गड्ढे को तैयार किया जाता था। क्यों किया जाता था? जम्मू कश्मीर की भयंकर सर्दी से बचने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था। भयंकर सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था। इन गड्ढों में हमें खाद्य सामग्री के अवशेष मिले हैं, सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, शंख के अवशेष मिले हैं, बाणागर मिले हैं। तो वो अवशेष भी देख लेते हैं। गड्ढों से हमें सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं, सीढ़ियाँ लगी होती थी, सीढ़ियों के प्रमाण हैं। इसके अलावा शंख के प्रमाण मिले हैं, अन्न के प्रमाण मिले हैं, तिरागर मिले हैं। यहाँ से हमें गेहूँ के साक्ष्य भी मिले हैं। गेहूँ में, हाँ, गेहूँ व चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं, गेहूँ व चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ के जो निवासी है वो मछली पकड़ते थे, निवासी जो थे मछली पकड़ते थे, शिकार भी करते थे। और यहाँ विशेषता मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। पालतू कुत्ते को दफनाया गया है, ये इसकी विशेषता है। एक हमें यहाँ से स्थान मिलता है गुफकराल। गुफकराल बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। गुफकराल ये भी जम्मू कश्मीर में हमें मिला है। इसका जो उत्खनन हुआ था, हालांकि दोनों स्थानों की जो खोज थी वो डी टेरा व पीटरसन ने की थी 1935 के आसपास। गुफकराल शब्द का अर्थ है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा, गुफकराल। यहाँ से जो हमें अवशेष मिलते हैं वही अवशेष यहाँ से भी हमें गर्तावास मिले हैं, गर्तावास मिले हैं। चाक निर्मित बर्तन मिले हैं, चाक निर्मित बर्तन, मर्द भांड मिले हैं, पाषाण औजार मिले हैं, पाषाण के औजार मिले हैं। और जम्मू कश्मीर की जो संस्कृति जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ की एक विशेषता है कि जम्मू कश्मीर में मनुष्य के साथ, जम्मू कश्मीर में मनुष्य के साथ जंगली जानवरों को दफनाया जाता था। ये इनकी गतिविधियां थी। जम्मू कश्मीर में मनुष्य के साथ जंगली जानवरों को दफनाया जाता था, पालतू पशुओं को भी दफना दिया जाता था। इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, मुख्य जो व्यवसाय था वो था कृषि व पशुपालन। ये हम देख रहे थे नवपाषाण काल, जिसके कुछ एक स्थानों का हमने अध्ययन किया है। बाकी जो स्थान रह गए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।